नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। बसोहली पश्मीना और उधमपुर की कलारी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बसोहली पश्मीना और उधमपुर की कलारी जो एक लोकप्रिय डोगरा व्यंजन है को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बात करें बसोहली और पश्मीना की तो बता दें ये जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में पाई जाती हैं। दोस्तों, ये पारंपरिक शिल्प से रिलेटेड हैं जो कि 100 वर्ष से अधिक पुराने हाथ से काटा गया उत्पाद होता है। वहीं दोस्तों, पश्मीना शाल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, चांगी या पश्मीना बकरी के अंडरकोट के महीन ऊन से बनाया जाता है। वहीं दोस्तों, कलारी व्यंजन जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में पाया जाता है। यह व्यंजन दूध का उपयोग करके तैयार किया जाता है और ये एक प्रकार से गाढ़ा पनीर जैसा होता है। यह डोगरा की पाक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दोस्तों, जीआई टैग की बात करें तो यह मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला कृषि, प्राकृतिक या कोई निर्मित उत्पाद होता है जो हस्तशिल्प या औद्योगिक सामान भी हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो अनिवार्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। यानी कि दोस्तों, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी उत्पाद उसके निर्माण क्षेत्र से किस तरह से जुड़ाव रखता है उसको दर्शाने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित उसको भौगोलिक एक संकेत दिया जाता है कि ये उत्पाद इस क्षेत्र से संबंधित है। उसको दर्शाने के लिए उसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से रिलेट करने के लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर पे। तो बेकल किला दोस्तों केरल के कासरगोड में ये स्थित है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। बता दें दोस्तों, केरल पर्यटन विकास निगम KTDC की केरल के कासरगोड ज़िले में स्थित बेकल किले में एक कारवा पार्क और शिविर आश्रय विकसित करने की योजना है। बेकल किला दोस्तों आपको बता दें 1650 ईस्वी में बना था और केलाड़ी राजवंश के शिवप्पा नायक द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह केरल में सबसे बड़े किले के रूप में जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, यह विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह भी रहा है। अंततः मैसूर साम्राज्य के ये नियंत्रण में आ गया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0। तो दोस्तों, ये न्यूज़ में क्यों है। दोस्तों, भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,36,00,000 से अधिक स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी इसमें देखी गई है। इसकी गतिविधियां क्या क्या है दोस्तों। तो इस प्रोजेक्ट के तहत स्कूल स्तर पर कविता, पेंटिंग, निबंध, वीडियो को माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। साथ ही इसमें से कुल 100 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाएगा। उन विजेताओं को शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें ये विजेता जिलेवार तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं। वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पे ये 8 विजेता भी हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, वीर गाथा परियोजना की कुल 2 संस्करण हैं। 2021 और 2022 में इसको आयोजित किया गया था। इसको श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती यानी कि 4 अक्टूबर 2023 को जो मनाई गई है। दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा एक भारतीय क्रांतिकारी सेनानी, देशभक्त, वकील और एक पत्रकार थे। उनका जन्म 4 अक्टूबर को 1857 गुजरात के मांडवी में हुआ था।
इन्होंने लंदन के इंडियन होमदल सोसाइटी यानी कि लंदन इंडियन होमदल सोसाइटी, इंडिया हाउस, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना भी की थी। साथ ही दोस्तों यह श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों देखते हैं अगली खबर, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती। तो दोस्तों रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की महारानी थी। इन्होंने 1550 एडी से लेकर के 1564 एडी तक शासन किया था। वहीं दोस्तों रानी दुर्गावती की शादी दलपत शाह से हुई थी और इनके राज्य का नाम था गढ़ मंडला। वहीं दोस्तों इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम वीर नारायण था। दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात महारानी दुर्गावती जी ने सत्ता संभाल ली थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें इनका शासनकाल अकबर के टाइम में रहा है। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में यहाँ पे 2 युद्ध हुए थे, 2 बार जिसमें आसफ खां पराजित हुए। लेकिन दोस्तों तीसरी बार जो युद्ध हुआ 26 जून 1564 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ था बरेला स्थान पर। इसमें रानी दुर्गावती पराजित हुई और इनका शासन अकबर के शासन में मिला लिया गया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का नाम महारानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी की कमी। दोस्तों महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी कि LFPR क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कामकाजी उम्र की आबादी जो कि 15 साल की उम्र से लेकर के 60 वर्ष तक मानी जाती है, इन महिलाओं का ये प्रतिशत को मापती है। इनमें उन्हीं महिलाओं के प्रतिशत को लिया जाता है जो कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है। वहीं दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे कम LFPR दरों में से एक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर भारत अधिकांश दक्षिणी एशियाई देशों से निचले स्थान पर ही रहता है। तो दोस्तों 2021 और 22 में भारत में 15 से 39 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए यह दर थी 35.6%, जिसमें से शहरी क्षेत्र की बात करें तो यह है 39.3%, और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये था 26.5%। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर, 2023 के नोबेल पुरस्कार। दोस्तों ईरानी कार्यकर्ता नरगेस मोहम्मदी को विभिन्न उद्देश्यों के प्रति उनके समर्पण के लिए 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं दोस्तों बता दें शिरीन इबादी के बाद नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली है ईरान की दूसरी महिला बन गई है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाली ईरान की पहली महिला कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी ईरानी शिरीन इबादी। तो दोस्तों नोबेल प्राइज देखते हैं क्या है। तो बता दें नोबेल पुरस्कार 5 विभिन्न पुरस्कार हैं जो कि सर अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष सामाजिक तौर पे लाभ प्रदान किए हों। अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में मृत्यु हो गई थी और अपनी विरासत में उन्होंने अपनी शेष वसूल योग्य संपत्ति को 5 पुरस्कारों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त किया था, जिसे नोबेल पुरस्कार का नाम दिया गया था। वहीं दोस्तों नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया था। यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा साहित्य या शांति में योगदान के लिए दिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर।
A20 एशियन शिखर सम्मेलन। दोस्तों पूरे एशिया में नेट जीरो पाथवे में तेजी से दौड़ने के लिए हाल ही में मलेशिया में A20 एशियाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। A20 या एक्सेलरेटी टू नेट जीरो यादों की एक नई श्रृंखला है। यह शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक ऊर्जा विकास एजेंसी तारा हेड भारत की ओर से शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि था। दोस्तों अगली खबर, समक्का सरक्का जतारा। तो दोस्तों बता दें, यह तेलंगाना के मेदाराम में मनाया जाने वाला एक द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार है। यह विश्व स्तर पर जनजातीय लोगों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक सभा के तौर पर है। इसे अक्सर आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। दोस्तों यह त्योहार समक्का और सरक्का के साहस और प्रतिरोध, कराधान और आक्रामकता के खिलाफ उनकी लड़ाई की याद दिलाता है। दोस्तों नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQ अभ्यास, इस तरीके के प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध है। इनको पाने के लिए आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर, जो कि 7683049133 या फिर 9560727077। आप इस पर भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे नोटबुक IAS की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।